Hello guys, welcome to my channel that is Zoologist AK and I'm Aarti Kaushik and I'm here to talk about metamorphosis in amphibians. So let's begin with me. मेटामॉर्फोसिस एक्चुअल में होता क्या है, ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है एक फुल्ली डेवलप ऑर्गेनिज्म में, और कई बार वो रिट्रोग्रेड भी हो जाता है। मतलब जो उसके एडवांस करेक्टर होते हैं वो उसकी लार्वल स्टेज में ही होते हैं। तो जो मेटामॉर्फोसिस होती है उसका मतलब बेसिकली होता है कि डेवलपमेंट को रीएक्टिवेट करना। जैसे हमारे में अगर ह्यूमंस की बात करें तो उसमें क्या होता है, एम्ब्रियो में ही डेवलपमेंटल प्रोसेस पूरी हो जाती है। बट अगर हम फ्रॉग का, इंसेक्ट का केस देखते हैं तो उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट प्रोसेस दोबारा से एक्टिवेट होती है, मतलब रीएक्टिवेट होती है। और ये किसके थ्रू की जाती है, हार्मोन्स के थ्रू की जाती है, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिज्म में। या तो वो हाईली मैच्योर और हाईली डेवलप, जिसमें कुछ एडवांस स्टेज आ जाती है, ऐसा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। या फिर इंसेक्ट की बात करें तो सारी जो लाइफ साइकिल होती है वो उनकी, जैसे अगर हम बात करें बटरफ्लाई की तो कैटरपिलर की स्टेज में ही करता है, पर जब वो जैसे ही बटरफ्लाई बनता है वो रिप्रोड्यूस करता है और फाइनली वो डेड हो जाता है। तो बस रिप्रोडक्शन के लिए भी कुछ चेंजेस आते हैं। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस है ये क्या है, हार्मोनल रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट, जो हार्मोन्स के थ्रू किया गया दोबारा से एक्टिवेशन है डेवलपमेंट प्रोसेस का, उसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अगर मैं अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ एनिमल्स के केस में तो टू टाइप की डेवलपमेंट होती है। होती है डायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें कोई लार्वा स्टेज नहीं होती, नो लार्वल स्टेज, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। फिर लार्वा को भी दो में डिवाइड किया गया है, दो क्लासेस में उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है प्राइमरी लार्वा, सेकेंड होता है सेकेंडरी लार्वा। तो क्या होता है, जो मेटामॉर्फोसिस है वो बहुत सारे चेंजेस की वजह से होती है। कुछ इकोलॉजिकल चेंज की वजह से भी होती है, जैसे हैबिटेट, फूड और बिहेवियर चेंज की वजह से, हार्मोनल चेंज की वजह से भी होती है। तो ये इन्वायरमेंटल प्लस हार्मोनल चेंज की वजह से मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस जिसमें हमारा लार्वा फॉर्म होता है उसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, क्योंकि मोर्फोलॉजी चेंज हो रही है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा प्राइमरी लार्वा होता है उसमें जो लार्वा होता है उसका बॉडी प्लान डिफरेंट होता है। प्लान क्या होता है, बॉडी प्लान एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, लेटरल वेंट्रल एक्सिस। तो ये जो एक्सिस है, ये जो बॉडी प्लान होता है लार्वा का, वो डिफरेंट होता है एडल्ट से, मोर्फोलॉजिकली अलग होता है। अगर हम सी अर्चिन के लार्वा की बात करें तो उसमें मिलता है हमारा प्राइमरी लार्वा फॉर्म, क्योंकि इसमें जो लार्वा स्टेज होती है उसकी बॉडी एक्सिस का बॉडी प्लान अलग होगा एडल्ट के कंपैरिजन में। क्या होता है सी अर्चिन में, सी अर्चिन का जो लार्वा होता है वो होता है बाइलेटरल सिमेट्रिकल। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है जिसमें हमारा लेफ्ट और राइट पोर्शन अलग अलग हो जाता है अगर हम उसको कट करते हैं तो। और वो क्या क्या क्रिएट करता है, इक्वल पोर्शन क्रिएट करता है। ये वाला पोर्शन भी सिमिलर होगा, ये भी मिरर इमेज की फॉर्म में वो कट कर देगा। अगर हम उसको मीडियली कट करते हैं तो वो क्या करता है, राइट और लेफ्ट जो पार्ट होते हैं वो सेम होते हैं, मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के। तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। और वो क्या करता है, वो वाटर में फ्लोट करता है और जो प्लैंक्टन्स होते हैं उसको कलेक्ट करता है, उसको फीड करता है। पर अगर सी अर्चिन के एडल्ट की बात की जाए तो वो क्या होते हैं, पेंटामर्स होते हैं। मतलब कि उनकी जो सिमेट्री है वो 5 फोल्ड सिमेट्री होती है। और वो क्या करते हैं, एल्गाई पे फीड करते हैं। और वो जो जैसे हमने देखा लार्वा वो फ्लोट करता है, बट जब वो एडल्ट फॉर्म में आ जाता है तो वो बॉटम में चला जाता है सी के, और रॉक्स वगैरह पे जो है वो सेसाइल फॉर्म में आ जाता है। फिर अगर हम बात करें सेकेंडरी लार्वा की, सेकेंडरी लार्वा क्या होता है, जिसमें लार्वा के और एडल्ट के दोनों के बॉडी प्लान जो होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब उनकी सिमेट्री भी सेम होगी। जैसे अगर कैटरपिलर की बात की जाए और बटरफ्लाई की बात की जाए तो दोनों के बॉडी प्लान क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो कैटरपिलर एग्जाम्पल है इसका, जो कि बटरफ्लाई का लार्वा होता है, टेडपोल जो कि हमारा फ्रॉग का लार्वा होता है। दोनों के बॉडी प्लान सेम होते हैं, एडल्ट की तरह ही होते हैं। तो वाई सेकेंडरी लार्वा, क्यों क्यों बोलते हैं इसको सेकेंड लार्वा, क्योंकि उनका सेम मेजर बॉर्डर एक्सिस होती है। और वो डेवलप जब होते हैं एडल्ट में, जैसे कैटरपिलर बटरफ्लाई में जब डेवलप होती है या टेडपोल फ्रॉग में जब डेवलप होता है, तो कुछ ऑर्गन्स उसके डिलीट हो जाते हैं, कुछ ऑर्गन्स उसके मॉडिफाई हो जाते हैं, और कुछ नए स्ट्रक्चर्स एक प्री एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में ऐड हो जाते हैं, इसीलिए इसको सेकेंडरी लार्वा बोला जाता है। तो इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं एम्फीबियंस की मेटामॉर्फोसिस की। अगर हम एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एक्वेटिक फॉर्म होती है लार्वा की, जो फॉर्म होती है एम्फीबियंस में वो होती है एक्वेटिक फॉर्म, उससे वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में चेंज होता है। अगर यूरोडिल जो हमारा ऑर्डर होता है एम्फीबियंस का उसकी बात करें, जिसमें हमारे सालामेंडर्स वगैरह आते हैं, वो उनमें चेंज क्या होते हैं मेटामॉर्फोसिस के दौरान, उनमें होता है जैसे टेल फिन है उसका रिजॉर्प्शन हो जाता है, या जो एक्सटर्नल गिल प्रेजेंट होते हैं सालामेंडर में लार्वल स्टेज में वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा स्किन स्ट्रक्चर चेंज होकर थोड़ा स्केली स्ट्रक्चर आ जाता है। अगर हम एन्यूरन्स की बात करें
जो ऑर्डर है हमारा एम्फीबियंस का, जिसमें हमारे फ्रॉग्स आते हैं, टॉड्स आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जितने भी ऑर्गन है, इंटेस्टाइन है, आइज है, ब्रेन है, और टेल है, और जो गिल है, स्किन वाला पार्ट है, सारे ऑर्गन, ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन, वो मॉडिफाई होता है। तो कौन कौन से चेंज हैं जो एन्यूरॉन्स में बेसिकली देखने को मिलते हैं, वो ये चेंज होते हैं। अगर हम यहाँ पे लोकोमोटरी चेंजेस की बात करें, तो जैसे मैंने बात की कि लार्वा एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक होता है तो उसमें क्या होंगे, फिन्स प्रेजेंट होंगे, टेल फिन्स प्रेजेंट होंगे, कोडल फिन्स प्रेजेंट होंगे। और टेरेस्ट्रियल फॉर्म आ जाएगी तो फिन्स की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए उसमें लिम्स डेवलप हो जाएंगे और वो फिन्स को क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, और टेल उसमें अब्सेंट हो जाएगी। रेस्पिरेशन की बात करें तो जब लार्वा है तो वो वाटर में रहता है तो उसको गिल्स की जरूरत होगी, तो उसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। बट जैसे वो मैच्योर हो जाता है तो वो लंग्स और स्किन दोनों से क्या होता है, रेस्पायर करता है, तो उसमें स्किन हो जाएगी, बक्कल कैविटी, लंग्स आ जाएंगे। और लार्वा में हेमोग्लोबिन अलग होता है और एडल्ट में हीमोग्लोबिन अलग होता है, तो दोनों का जो हेमोग्लोबिन है वो भी अलग होता है। अगर हम एडल्ट की बात करें तो वो हमारा एस्टिवेशन भी करता है समर टाइम में, जब वो मिट्टी के नीचे वाटर बॉडीज में चला जाता है, क्योंकि वो जो हमारे ये होते हैं एम्फीबियंस वगैरह, वो क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, तो वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ऐसा करते हैं। तो क्या होता है, वो समर स्लीप में चले जाते हैं और हाइबरनेशन में चले जाते हैं, विंटर स्लीप में। अगर आपने पोलर बियर का देखा तो हाइबरनेशन होती है कि वो बर्फ़ के नीचे चले जाते हैं, ठीक है। उस टाइम पे वो ना फीड करते हैं, ना वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो उनकी स्टेज होती है, प्रेगनेंसी वाली स्टेज होती है बेसिकली। तो यहाँ पे जब वाटर में होगा तो उसको लंग्स चाहिए होंगे और बक्कल कैविटी चाहिए होगी, जब वो समर स्लीप कर रहा है, विंटर स्लीप कर रहा है। तो ये होता है बेसिकली चेंज जो लार्वा से एडल्ट में आता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो जब लार्वा स्टेज होता है वो हर्बीवोर्स होता है, इसीलिए अगर हर्बीवोर्स होगा तो उसको डाइजेशन करने में ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। इसीलिए उसकी लॉन्ग स्पाइनल को लॉन्ग गट होगी, उसकी स्पाइरल गट होगी। इस इंटेस्टाइनल सिम्बायोंट बैक्टीरिया वगैरह होंगे जो डाइजेस्ट कर पाएंगे स्टार्च वगैरह को, ठीक है। स्मॉल माउथ होगा क्योंकि वो हर्बीवोर्स है, हॉर्नी जॉन्स होंगे और लेबियल टिथ होंगे, ठीक है। बट जैसे ही वो एडल्ट में आता है तो वो कार्निवोर्स हो जाता है, कीट को इंसेक्ट्स को वो खाने लग जाता है, तो उसको डाइजेशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो शॉर्ट इंटेस्टाइन आएगी। स्टमक वेल डेवलप होगा और प्रोटीज, क्योंकि प्रोटीन वगैरह जैसे अगर वो इंसेक्ट को खाएगा तो इंसेक्ट के ऊपर काइटिन जो होता है, कार्टिनियस एक्सोस्केलेटन होता है, तो वो प्रोटीन वगैरह को डाइजेस्ट करने के लिए उसको प्रोटीएज चाहिए होंगे, तो ये एडल्ट में आ जाएगा। नर्वस सिस्टम की बात करें तो निक्टेटिन मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, जो आईलिड बोलते हैं जिसको हम, तो निक्टेटिन मेम्ब्रेन एडल्ट में चाहिए होती है क्योंकि उसमें आइज आती है, ठीक है। हमें फ्रॉग में देखते हैं आइज वगैरह। और पोरफाइरोप्सिन एक फोटो पिगमेंट का काम करता है लार्वा में, और रोडोप्सिन जो हमारा फोटो पिगमेंट का काम करता है आइज में, रेटिना में बेसिकली, वो प्रेजेंट होता है एडल्ट के केस में। ओक्यूलर मसल्स लेस डेवलप्ड होती हैं, वेल डेवलप्ड होती हैं ओक्यूलर मसल्स एडल्ट में, क्योंकि वो प्रीडेटर होता है। लेटर लाइन सिस्टम फिशेस वगैरह में होता है, जिसको फ्लोट करना होता है, उनमें प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही एडल्ट हो जाता है तो उसमें लेस डेवलप हो जाएगा लेटर लाइन सिस्टम, पर वो थोड़ा थोड़ा हमें दिखता है, जब हम फ्रॉग को देखते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा लेटर लाइन सिस्टम दिखता है, इसलिए लेस डेवलप बोला गया है। बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता, वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट नहीं हो जाता। वेल डेवलप्ड मोथर्न्स न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं लार्वा में, बट ये डिजनरेट हो जाती है जैसे ही एडल्ट होता है, और ये क्या करती है, क्विक रिस्पॉन्स में हेल्प करती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है पर एडल्ट में ये प्रेजेंट होती है। और अमीनोटेलिक होते हैं, वो फिश की तरह बिहेव करते हैं लार्वा फ्रॉग के, जब वो लार्वल स्टेज में होते हैं, इसलिए वो अमोनिया सिक्रेट करते हैं। और जैसे ही वो एडल्ट होते हैं तो वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं, तो वो यूरोटेलिक होते हैं, ठीक है, मतलब वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। इंटेगुमेंट की बात करें तो थिन बाइलेटरल एपिडर्मिस होती है, थिन डर्मिस में म्यूकोसल ग्लैंड्स जो होती हैं वो अब्सेंट होती है लार्वा स्टेज में, बट म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं डर्मिस से, जो अराइज होती हैं एम्फीबियंस में। ये जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ग्लैंड्स का, उसमें भी हम पढ़ते हैं कि भाई जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं और ग्लैंडुलर ग्लैंड्स हैं जो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड सिक्रेट करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉग की जो स्किन है उसको, ठीक है। तो वो प्रेजेंट होती है। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है एडल्ट में, जो उसको थोड़ा सा हार्ड बना के रखता है कि वो हमारे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाए। तो ये बेसिक चेंज होते हैं लार्वा से एडल्ट में जो आते हैं। अगर हम एन्यूरॉन्स की बात करें, फ्रॉग और टोड की बात करें बेसिकली और स्पेसिफिकली एम्फीबियंस में, तो इस लेक्चर में मैं जो पॉइंट कवर करने वाली हूँ, वो जो मेटामॉर्फोसिस है एम्फीबियंस की, उसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं जो एसोसिएट होते हैं एम्फीबियंस की मेटामॉर्फोसिस से। वो चेंजेस है ग्रोथ, न्यू स्ट्रक्चर कैसे ग्रोथ होते हैं, कौन कौन से न्यू स्ट्रक्चर ग्रोथ होते हैं, सेल डेथ कैसे होती है, रीमॉडलिंग कैसे होती है, बायोकेमिकल रीस्पेसिफिकेशन कैसे होती है लीवर की, क्योंकि पहले क्या थे वो अमोनोटेलिक थे और उसके बाद वो बन जाते हैं यूरोटेलिक।
तो कैसे उनमें रीस्पेसिफिकेशन होती है, लीवर की हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है जिसकी वजह से मेटामॉर्फोसिस होती है। और रीजनल स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब ये है कि अगर हम एक रीजन को कट करके दूसरे में भी हम लाइगेट करते हैं उसको और ग्रो करें ऑर्गेनिज्म को, और कुछ सेल्स को एक से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो हमें ये पता चलता है कि वो सेल फिर भी अपने तरीके से ही डेवलप होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि रीजनली स्पेसिफिक डेवलपमेंट होती है एम्फीबियंस के केस में, ना कि हार्मोनल जो बेस होता है डेवलपमेंट का, बल्कि वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है सेल्स के अंदर डिसाइड करने की कि किस रीजन में वो कैसे डेवलप करेंगी। तो ये सब समझते हैं। तो जब मैं बात कर रही हूँ न्यू स्ट्रक्चर की ग्रोथ की, तो क्या कौन कौन से नए स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं? आई डेवलप होती है एडल्ट में, आई लिड्स, निक्लेटिंग मेम्ब्रेन वगैरह, ये सब इमर्ज होती हैं। तो ये इनकी इमरजेंस कैसे होती है, कैसे ये ग्रोथ करती हैं? T3 हार्मोन होता है हमारा, थायराइड हार्मोन्स। T3 वो इंड्यूस करता है प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन कुछ न्यू न्यूरॉन्स की। आई में भी वो नई न्यूरॉन्स को डेवलप करता है, डिफरेंशिएट करता है। स्पाइनल कोड में भी वो न्यूरॉन्स को, और लिम्ब मस्कुलेचर्स में भी, मसल्स को भी, और उससे पहले जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए वो न्यूरॉन्स को वहाँ पे डिफरेंशिएट करता है, प्रोलिफरेट करता है। कौन? T3 हार्मोन्स, ठीक है। और जब ये न्यूरॉन्स आई में, स्पाइनल कोड में और लिम्ब में डेवलप हो जाती हैं, तो वो ब्लॉक कर देती हैं T3 की सिंथेसिस, जिसकी वजह से जो लिम्ब है उसमें क्या हो जाता है? पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम आई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो आई है वो मूव करती है लेटरल पोजीशन से। लार्वा में वो क्या होगी? लेटरल होगी, ठीक है। बट जैसे ही लार्वा होता है वो होता है हर्बीवोर्स। क्या होता है? हर्बीवोर्स होता है। तो उसमें जो आईज होती हैं वो होती है लेटरल, ठीक है। पर जैसे ही एडल्ट में कन्वर्ट होता है टेडपोल, एडल्ट फ्रॉग में आता है, तो आई शिफ्ट हो जाती है फ्रंट में, हेड के फ्रंट में, ठीक है। तो जो रेड टेडपोल है, टेडपोल की जो यहाँ पे मान लो ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो जो टेडपोल की राइट आई है, राइट आई वो इनरवेट करेगी किसमें? लेफ्ट साइड में, ब्रेन की। और इसका मतलब क्या है कि एक ही साइड में इनर्वेशन नहीं होता, अपोजिट साइड में इनर्वेशन होता है। मींस देयर इज नो इप्सिलेटरल प्रोजेक्शन। इप्सिलेटरल प्रोजेक्शन नहीं होता है एम्फीबियंस के केस में। इप्सिलेटरल का मतलब होता है सेम साइड प्रोजेक्शन। मतलब ये है कि अगर टेडपोल में राइट आई है, राइट लेटरल जो आई है वो राइट साइड में ना प्रोजेक्ट होकर वो लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट होती है, इसका मतलब है कि उसमें इप्सिलेटरल सेम साइड प्रोजेक्शन नहीं होता रेटिनल न्यूरॉन्स का। तो फिर कैसे मूव कर पाती हैं ये आई राइट से लेफ्ट साइड में? दो मैकेनिज्म साथ साथ में चलते हैं। इप्सिलेटरल, जिसका मतलब है कि सेम साइड में ही प्रोजेक्शन हो। दूसरे का मतलब है सेंट्रोलेटरल। सेंट्रोलेटरल, सेंट्रोलेटरल का मतलब है कि अपोजिट साइड में हो। दोनों पाथवे साथ साथ चलते हैं, जिसकी वजह से जो आई है वो सेम एरिया में पहुंच जाती है जिसमें उसको पहुंचना होता है, जिसकी वजह से जो एक्सोन है वो प्रोजेक्ट करते हैं इप्सिलेटरली, जिसकी वजह से इंडक्शन होता है यहाँ पे एक हार्मोन का जिसको बोलते हैं एफ्रिन बी। ऑप्टिक कियाज्मा में, ऑप्टिक कियाज्मा जो बनता है एडल्ट फ्रॉग में, उसमें यहाँ पे इप्सिलेटरल मूवमेंट की वजह से एक हार्मोन बनता है और इंडक्शन होता है किसी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का। उस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को बोलते हैं एफ्रिन बी, और ये एफ्रिन बी जो बनता है वो ऑप्टिक कियाज्मा में बनता है। और ये ऑप्टिक कियाज्मा में किसके थ्रू बनता है? थायराइड हार्मोन की वजह से बनता है। इसीलिए ये जो एफ्रिन बी है ये बर्ड्स में प्रेजेंट नहीं होता, फिशेस में प्रेजेंट नहीं होता, और ये किस में प्रेजेंट नहीं होता? ये जो हमारे एम्फीबियंस हैं उनमें प्रेजेंट नहीं होता। इसी वजह से यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्शन होती है, क्योंकि ये जो एफ्रिन बी होता है रिस्पॉन्सिबल होता है इप्सिलेटरल मूवमेंट का। मतलब सेम साइड में ही मूवमेंट होगी, प्रोजेक्शन होगी आइज की, इसीलिए ये मैमल्स में प्रेजेंट होता है। तो हमारी राइट आई राइट में डेवलप होती है, लेफ्ट आई लेफ्ट में डेवलप होती है, ठीक है। तो मैमल्स में हम क्या बोलेंगे कि इप्सिलेटरल प्रोजेक्शन होता है। और फिश और बर्ड्स की बात करें तो उनमें क्या होता है? सेंट्रोलेटरल प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। तो एफ्रिन कैसे डेवलप करता है इप्सिलेटरल प्रोजेक्शन को? वो कैसे डेवलप करता है? वो कुछ न्यूरॉन्स को इस तरह से रिपेल करता है कि एक ही डायरेक्शन में राइट आई जो है वो राइट में ही प्रोजेक्ट हो जाती है, लेफ्ट आई जो है लेफ्ट में ही प्रोजेक्ट हो जाती है। तो ये था कि नए स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होते हैं एम्फीबियंस के केस में।
नेक्स्ट हमारा सेल डेथ कैसे होती है मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे। सेल डेथ मतलब एपोप्टोसिस। जो T3 है, T3 हार्मोन जो है वो क्या करता है, वो डीजनरेट कर देता है टेल को और गिल्स को, क्योंकि गिल नहीं चाहिए एडल्ट में। क्या चाहिए, स्किन से या तो बक्कल कैविटी से, या फिर वो किससे करेगा, स्किन से करेगा, या फिर लंग से रेस्पायर करेगा एडल्ट फ्रॉग। टेल नहीं चाहिए क्योंकि लिम्स आ जाएंगे। तो ये दोनों ही चीज़ क्या नहीं, डिजनरेट होनी है। तो जो फर्स्ट पार्ट है टेल रिजॉर्प्शन का वो सुसाइडल होता है। सुसाइडल मतलब कि वो होता है एपोप्टोसिस के थ्रू, ठीक है। बट जो लास्ट बच गया जो पार्ट होता है वो अलग तरीके से यहाँ पे डेड होता है। तो कैसे होता है टेल का रिजॉर्प्शन, और टेल कैसे डिजनरेट होती है। जो T3 हार्मोन है वो टेल की मसल्स को ये सिग्नल देता है कि भाई तुम अपोप्टोसिस कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे कैस्पेस 9 जो होता है हमारा वो यहाँ पे एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अपोप्टोसिस की प्रोसेस हो पाती है, ठीक है। बट अगर कैस्पेस 9 की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दें तो जो टेडपोल की टेल की मसल्स हैं वो सर्वाइव कर जाती हैं, क्योंकि अपोप्टोसिस नहीं हो पाता, ठीक है। फिर जब एपोप्टोसिस हो जाता है, सेल डेड हो जाती हैं, तो ये जो टेल की मसल्स हैं जो डेड हैं उनको भी रिप्लेस करना होगा। तो वो किसके थ्रू ईट की जाएंगी, वो मैक्रोफेज की थ्रू। मैक्रोफेज क्या करती है, डेब्रीज को क्लीन करती है, तो वो उसको ईट कर लेंगी। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है जिसमें हमारे प्रोटियोग्लाइकेंस वगैरह होते हैं, कोलेजन्स वगैरह होते हैं, और भी जो प्रोटीन्स होते हैं जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है टेल मसल्स के अंदर जो सपोर्ट करता है टेल मसल्स को, वो यहाँ पे प्रोटीएजेस के थ्रू डाइजेस्ट कर लिया जाता है। तो टेल कैसे हमारी रिजॉर्ब होती है, जो टेल की मसल्स हैं उनको T3 सिग्नल देता है, कैस्पेस 9 को एक्टिवेट करता है कि वो क्या करें, अपोप्टोसिस करें। अपोप्टोसिस के बाद मैक्रोफेज उनको फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी के थ्रू क्लीन कर देती है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो यहाँ पे प्रोटीज के थ्रू डाइजेस्ट कर दिया जाता है, ताकि टेल मसल्स को सपोर्ट ना मिले और वो डिजनरेट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग का मतलब है कि जो पहले ऑर्गन है उनकी दोबारा से मॉडलिंग हो रही है। तो सबसे पहले हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो डिसोल्व होगा ओल्ड इंटेस्टाइन में, क्योंकि ओल्ड इंटेस्टाइन हाईली कोइल्ड होती है, स्पाइरल होती है गट, और लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है, क्योंकि जो लार्वा होता है वो होता है हर्बीवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स होता है, पर एडल्ट जो होता है वो होता है कार्निवोर्स, इसलिए उसको लॉन्ग नहीं शॉर्ट इंटेस्टाइन चाहिए, और उसका डाइजेशन भी जल्दी होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, जो लार्वा होगा उसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ओल्ड इंटेस्टाइन का वो क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइन में एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो क्या कर जाती हैं, डाई कर जाती हैं, डेड हो जाती हैं, वो डेड हो जाती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से इंटेस्टाइन लॉन्ग की बजाय शॉर्ट हो जाती है, और एक कार्निवोर्स डाइट पे एडल्ट जो फ्रॉग है वो शिफ्ट हो जाता है। और रिमॉडलिंग कैसे होती है, जो स्कल होता है एन्यूरॉन्स का वो चेंज हो जाता है। टेडपोल का जो स्कल होता है वो न्यूरल क्रस्ट से डिराइव किया गया कार्टिलेजिनियस स्कल होता है। टेडपोल का जो स्कल होता है वो न्यूरल क्रस्ट से डिराइव क्या होता है, कार्टिलेजिनियस स्कल होता है। और जैसे ही एडल्ट में एडल्ट फ्रॉग बनता है तो वो बोनी स्कल हो जाता है। और क्या होता है, जो लोअर जो फॉर्म होगा एडल्ट का, तो मैकल्स कार्टिलेज इलोंगेट हो जाएगी और अपनी लेंथ से भी डबल हो जाएगी, और मैकल्स कार्टिलेज के अराउंड डर्मल बोन फॉर्म हो जाएगी। और जैसे ये मैकल कार्टिलेज ग्रो होगी और इसके अराउंड डर्मल बोन जो फॉर्म होगी, ऐसे ही जो गिल होंगे लार्वा में और जो फेरेंजियल आर्क होंगी वो भी क्या हो जाएगी, वो डीजनरेट हो जाएगी, क्योंकि गिल्स चाहिए नहीं, फेरेंजियल आर्क भी नहीं चाहिए, तो वो सारी क्या हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी, और मैकल कार्टिलेज यहाँ पे फॉर्म होगी, इलोंगेट हो जाएगी, अपनी लेंथ से डबल हो जाएगी, और डर्मल बोन की फॉर्मेशन हो जाएगी एडल्ट के केस में। नेक्स्ट है हमारा बायोकेमिकल रीस्पेसिफिकेशन इन लीवर। जो टेडपोल है, जैसे कि मैंने बोला, जो टेडपोल लार्वा होता है फ्रॉग का, वो क्या होता है, अमोनोटेलिक होता है, मतलब कि वो अमोनिया सिक्रेट करता है, एक्सक्रीट करता है अमोनिया। और एडल्ट फ्रॉग जो होता है वो होते हैं यूरोटेलिक, मतलब कि वो यूरिया सिक्रेट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे जो लीवर है वो ऐसे एंजाइम को सिक्रेट करना स्टार्ट कर देता है, ऐसे एंजाइम को सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया से वो क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से वो क्या क्रिएट करें, यूरिया क्रिएट करें, यूरिया साइकिल के थ्रू, क्योंकि डिफरेंट एंजाइम्स चाहिए होते हैं।
यूरिया साइकिल के लिए कौन कौन से एंजाइम चाहिए होते हैं? कार्बोमाइल फोस्फेट सिंथेज चाहिए होता है, ऑर्निथिन कार्बोमाइल ट्रांसफेरेज चाहिए होता है, आर्जिनो सुसिनेट सक्सिनेट सक्सिनेट सिंथेटेज चाहिए होता है, आर्जिनो सक्सिनेट लाइज चाहिए होता है। तो ये सब जो एंजाइम्स होते हैं ये सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देता है लीवर और कन्वर्ट कर देता है अमीनोटैलिक से यूरोटैलिक में, किसको? फ्रूग को, जो एडल्ट फ्रूग यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे कुछ जीन एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं जो एडल्ट की हेपेटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो लार्वा की हेपेटिक सेल्स में जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पे रिप्रेस कर दिए जाते हैं, सुप्रेस कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस। तो ये सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किसने किया था कि हार्मोन कंट्रोल करते हैं एम्फीबियन की मेटामॉर्फोसिस को? ये किया था JF गडरनेट ने, और ये किया था उन्होंने 1912 में। उन्होंने बोला कुछ इवेंट्स जैसे होते हैं कि लिम्ब की डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब, ये तब होगी जब थायराइड हार्मोन क्या होगा, जो हमारे T3 एंड T4 हार्मोन्स होते हैं वो क्या होंगे? लो कंसंट्रेशन में होंगे। पर जैसे ही T3 T4 हमारे हाई कंसंट्रेशन में होंगे तो जो टेल है वो डीजनरेट हो जाएगी, वो रिजॉर्ब हो जाएगी और रीमॉडलिंग हो जाएगी हमारी किसकी? इंटेस्टाइन की। ठीक है, जो हमारा T3 हार्मोन होता है इसको हम बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन, और जो T4 होता है उसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है जब मेटामॉर्फोलॉजिकल चेंज आते हैं फ्रॉग की डेवलपमेंट में, तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के थ्रू आते हैं? सबसे पहले क्या होता है? सिक्रेशन होता है थायरोक्सिन हार्मोन का थायराइड ग्लैंड के थ्रू। सेकंड होता है T4 का T3 में कन्वर्ट हो जाना, थायरोक्सिन का ट्राई आइडोथायरोनिन में कन्वर्ट हो जाना टारगेट टिश्यू के थ्रू। तो यहाँ पे कुछ एंजाइम एक्टिवेट होते हैं। कौन कौन से एंजाइम एक्टिवेट होते हैं? जैसे टाइप 2 डीआइडोनेस, टाइप 3 डीआइडोनेस। तो समझते हैं कि कैसे एक्टिवेट होते हैं। T3 से T2 में कन्वर्ट होने में टाइप 3 एक्टिवेट होता है, एक्ट करता है, और यहाँ पे टाइप 2 एक्ट करता है। और फिर उसके बाद जो तीसरी प्रोसेस होती है वो होती है T3, जो हमारा हार्मोन है ट्राई आइडोथायरोनिन है, उसका डिग्रेडेशन हो जाना टारगेट टिश्यू में। जब वो अपना रोल कंप्लीट कर देता है तो उसकी डिग्रेडेशन होनी होती है, क्योंकि जो हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं और उनका लाइफ स्पैन इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सेल के अंदर जो T3 हार्मोन्स हैं, जैसे T4 हो गया हमारा, T4 थायराइड ग्लैंड ने सिक्रेट कर दिया, उसके बाद इस पे एक्टिवेट होगा टाइप 2। एक क्या होता है कि जो हमारा T4 होता है थायराइड ग्लैंड सिक्रेट कर देगी, उसके बाद यहाँ पे टाइप 2 डी आयोडीनेज एंजाइम यहाँ पे एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से T4 में वो एक आयोडीन एटम को यहाँ पे रिमूव कर देगा। एक आयोडीन एटम यहाँ पे रिमूव हो रहा है, जो हमारा प्रीकर्सर हार्मोन है T4 हमारा प्रीकर्सर हार्मोन है, इसके आउटर रिंग से एक आयोडीन को रिमूव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये T3 हार्मोन और ट्राई आइडोथायरोनिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मोर एक्टिव होता है और जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी होती है न्यूक्लियर रिसेप्टर, जो कि थायराइड हार्मोन रिसेप्टर होते हैं उनसे जाके बाइंड करने की हाईली एफिनिटी होती है T3 की। फिर जब हमारा T3 कन्वर्ट हो जाता है तो T3 को T2 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एंजाइम होता है टाइप 3 डी आयोडीनेज। ये रिमूव करता है एक आयोडीन एटम को आउटर रिंग से T3 के, और इसको कन्वर्ट कर देता है इनएक्टिव कंपाउंड में। जो इनएक्टिव कंपाउंड होता है वो होता है हमारा T2, और जिसकी वजह से T2 क्या कर लिया जाता है, टायरोसिन में मेटाबोलाइज कर दिया जाता है, टायरोसिन की फॉर्मेशन में इसको यूज़ कर लिया जाता है। मतलब कि हमारा जो थायराइड हार्मोन है यहाँ पे डिग्रेड हो जाता है अपने सिग्नलिंग को कंप्लीट करके। यहाँ पे जो बेसिक चीज़ है जानने की वो ये है कि अगर हम टेडपोल को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दें कि वहाँ पे टाइप 3 जो डी आयोडीनेज है जो कन्वर्ट करता है T3 को T2 में, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, वो हाईली एक्सप्रेसिव हो, मतलब ये टाइप 3 डी आयोडीनेज हाईली एक्सप्रेस हो जाए, तो यहाँ पे जो मेटामॉर्फोसिस है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जो मेटामॉर्फोसिस है उसकी रेगुलेशन
टिश्यू स्पेसिफिक वे में होती है, जिसमें जो हार्मोन है वो अपने रिसेप्टर से इफेक्टिवली बाइंड कर पाता है और अपनी सिग्नलिंग को रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से डिफरेंट चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में और डेवलपमेंट में। तो क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन रिसेप्टर है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। थायराइड हार्मोन रिसेप्टर जिसको TRS बोला जाता है, ये न्यूक्लियर प्रोटीन्स होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं रिसेप्टर्स, TR अल्फा और TR बीटा। जो TR अल्फा होते हैं वो सारे जितने भी बेसिकली टिश्यू होते हैं एम्फीबियंस में वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये इनहेरिटेड होते हैं। मतलब थायराइड हार्मोन के सिक्रेट होने से पहले ही TR अल्फा प्रेजेंट होते हैं। बट जो थायराइड हार्मोन रिसेप्टर बीटा होते हैं ये डायरेक्टली एक्टिवेट किए जाते हैं थायराइड हार्मोन्स के थ्रू। जैसे ही थायराइड हार्मोन बाइंड करेगा, सिक्रेट होगा, तभी ये एक्टिवेट होंगे। जो थायराइड हार्मोन है वो मतलब मोनोमर फॉर्म में थायराइड हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड नहीं करता है, ये डाइमर की फॉर्म में बाइंड करता है। तो इसको डाइमर बनाने के लिए ये रेटिनोइक रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है। जब थायराइड हार्मोन रिसेप्टर प्लस रेटिनोइड रिसेप्टर जब बाइंड होते हैं तो ये एक डाइमेरिक फॉर्म ले लेता है, जिससे थायराइड हार्मोन आके बाइंड करता है, T3 आके बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन को अप रेगुलेट कर देता है। क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन और जो रिसेप्टर्स और जो रेटिनोइड रिसेप्टर्स होते हैं ये जो डाइमरिक फॉर्म में होते हैं तो ये फिजिकली एसोसिएट होते हैं कुछ प्रमोटर्स और कुछ एनहेंसर्स के साथ, जो प्रमोट करते हैं और एनहेंस करते हैं ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी किसी भी पर्टिकुलर जीन की जिसको इनको एक्टिवेट करना होता है। तो क्या होता है, जब ये अनबाउंड स्टेट में होते हैं, ये डाइमर अनबाउंड स्टेट में होते हैं, तो जो TR और रेटिनोइड रिसेप्टर हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली रिप्रेसर का काम करते हैं। और जब ये रिप्रेसर का काम करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हिस्टोन डी एसिटाइलेज एंजाइम्स को रिक्रूट करते हैं और कुछ अदर को रिप्रेसर प्रोटीन्स को टारगेट जीन पे ये क्या कर देते हैं, रिक्रूट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हिस्टोन है वो मतलब उसमें से एसिटाइल ग्रुप हट जाता है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोसोम को रिप्रेसिव कंडीशन में स्टेबलाइज कर देते हैं, ताकि प्रमोटर से RNA पॉलीमरेज जाके ना बाइंड कर पाए और पर्टिकुलर जीन का ट्रांसक्रिप्शन ना हो पाए। बट जैसे ही T3 आके बाइंड करता है TR एंड RXR के डाइमर के साथ, तो जो रिप्रेसर जैसे हिस्टोन डी एसिटाइलेज है वो रिमूव हो जाता है और वो प्रमोटर से हट जाता है और प्रमोटर एक्सपोज हो जाता है, न्यूक्लियोसोम डीस्टेबलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रमोटर एक्सपोज हो जाता है, प्रमोटर से RNA पॉलीमरेज आके बाइंड कर जाता है और यहाँ पे हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जीन का एक्सप्रेशन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है और डिजायर्ड प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाती है। कह सकते हैं कि जो थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं उनके 2 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट, जब वो अनलाइगेंडेड स्टेज में होंगे, मतलब जब वो T3 से अनबाउंड होंगे, उस टाइम पे वो रिप्रेस करेंगे किसी भी पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन को। बट जैसे ही TRS और RXR की डाइमर स्टेज में वो T3 से बाउंड होंगे, ऐसे ही वो जीन के एक्सप्रेशन को एनहेंस कर देंगे। तो क्या होता है कि सबसे पहले हमारे इन्वायरमेंटल क्यूज आते हैं, जैसे न्यूट्रिशन कम हो गया, टेम्परेचर और लाइट, जिसकी वजह से हमारा टेडपोल है वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होगी वो स्टिमुलेट होगी, वो कोर्टिकोइड रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करेगी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी पे बेसिकली जाके एक्ट करेगा। और ये कोर्टिकोइड रिलीजिंग हार्मोन की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करेगी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, जो थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन को सिक्रेट करेगी, T4 को सिक्रेट करेगी, फिर T4 T3 में कन्वर्ट किया जाएगा
टाइप 2 डी आयोडीनेज के थ्रू, और उसके बाद वो मेटामॉर्फोसिस को प्रमोट करेगा। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी यहाँ पे प्रोलैक्टिन को सिक्रेट करती है तो वो मेटामॉर्फोसिस को डिले कर देता है, टेडपोल में ही रहता है ऑर्गेनिज्म, वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। फिर जब T3 T4 फॉर्म हो जाता है तो उसके बाद T3 एक्टिव होता है, वो अपने टारगेट टिश्यू पे जाकर रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है और अपने डिजायर प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ट्रांसक्रिप्शनली उसको एक्टिवेट करवाता है। और जब T3 टाइप 2 डी आयोडीनेज के थ्रू T2 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि लेस एक्टिव होता है, वो पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू टायरोसिन सिंथेसाइज करता है और दोबारा से ये फीडबैक लूप चलता है, ये साइकिल चलती रहती है। नेक्स्ट है हमारा जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो एम्फीबियंस के केस में उसको डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया गया है इस बेस पे कि जो थायराइड हार्मोन होता है उसकी कंसंट्रेशन ब्लड में कभी डिक्रीज होती है, कभी इंक्रीज होती है। तो जो ये थ्रेशोल्ड है ग्रेडियंट फॉर्म जो होता है उसके बेस पे मेटामॉर्फोसिस को 3 क्लासेस में और 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्री मेटामॉर्फोसिस, अर्ली मेटामॉर्फोसिस और मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स। तो जो प्री मेटामॉर्फोसिस होता है इसमें थायराइड हार्मोन जो होती है वो मैच्योर होना स्टार्ट करती है और बहुत ही कम अमाउंट में वो थायराइड हार्मोन T4 को सिक्रेट करती है और बहुत ही कम अमाउंट में वो T3 को सिक्रेट करती है। क्या होता है, CRH कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है वो एक्टिवेट करता है आइदर डेवलपमेंटली और एक्सटर्नल स्ट्रेस के थ्रू वो सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से जो कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होता है वो स्टीरॉयड हार्मोन को जनरेट करता है। स्टीरॉयड हार्मोन फॉर एग्जांपल कोर्टिकोस्टेरोन्स को। तो ये जो कोर्टिकोस्टेरोन स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं इनके 2 फंक्शन होते हैं, या तो ये डायरेक्टली फ्रॉग की एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्टिवेट करेंगे और उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट करे, जो जाके फिर थायराइड हार्मोन को सिक्रेट करेगा। और दूसरा फंक्शन इनका होता है कि ये प्रमोटर और एनहेंसर के लेवल पे जाके हार्मोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स को एक्टिवेट कर देंगे ताकि जो सेल है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाए और वो लो जो कंसंट्रेशन है T3 और T4 की उसके अगेंस्ट भी वो रिएक्ट कर पाए। तो जब हमारी प्री मेटामॉर्फोसिस होती है उस टाइम पे हमारे लिम्फ रेडिमेंट फॉर्म होते हैं। रेडिमेंट वो होते हैं जो फुल्ली डेवलप ऑर्गन फॉर्म होने से पहले कुछ सेलुलर पार्ट फॉर्म होता है। तो प्री मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे जब लो कंसंट्रेशन होती है थायराइड हार्मोन की तब लिम्फ रेडिमेंट की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट सेल्स होती हैं उनकी कैपेबिलिटी होती है कि वो लो कंसंट्रेशन के थायराइड हार्मोन के अगेंस्ट भी रिस्पॉन्स कर पाते हैं, जिसकी वजह से लेग की ग्रोथ हो पाती है, क्योंकि उनमें हाई लेवल होता है डी आयोडीनेज सेकेंड का जो क्या करता है T4 से T3 में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हाईली एक्टिव है। और थायराइड हार्मोन रिसेप्टर अल्फा जो T3 से बाइंड करता है, इन दोनों की कंसंट्रेशन लिम्ब रेडिमेंट के अंदर ज़्यादा होती है, इसी वजह से ये रिएक्ट कर पाती है और लिम्ब्स की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती हैं। नेक्स्ट चीज आती है हमारी प्री मेटामॉर्फोसिस की और अर्ली मेटामॉर्फोसिस की, जिसमें हमारी कंसंट्रेशन होती है T4 की वो राइज हो जाती है, T4 से T3 में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो न्यूक्लियर रिसेप्टर से जाके बाइंड कर जाता है, अल्फा बीटा से बाइंड कर जाता है और अपने टारगेट जीन्स को वो एक्टिवेट कर देता है। इस स्टेज पे बेसिकली टेल का रिजॉर्प्शन होता है, गिल का रिजॉर्प्शन होता है और इंटेस्टाइन की रीमॉडलिंग होती है। उसके बाद आती है मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स, मतलब जब हाईली चरम सीमा पे होती है मेटामॉर्फिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, T4 की कंसंट्रेशन ड्रामेटिकली एकदम से इंक्रीज हो जाती है और जब हमारा थायराइड हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में एक्सप्रेस होता है तो जो ट्रांसक्रिप्शन रिसेप्टर बीटा होता है वो भी अपने हाई लेवल पे एक्सप्रेस होता है टारगेट सेल के अंदर। तो जो T4 है वो यहाँ पे टाइप 2 डी आयोडीनेज एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट कर दिया जाता है T4 से T3 में। जब T3 है वो थायराइड रिसेप्टर बीटा से जाके बाइंड कर जाता है और वो अपने टारगेट जीन को एक्टिवेट कर देता है और उसके एक्सप्रेशन को स्टार्ट कर देता है।
तो यहाँ पे क्या हो जाता है, टेल रिजॉर्ब हो जाती है। जो यहाँ पे मेन बात है नोट करने की वो ये है कि जो लिम्ब की फॉर्मेशन है वो अर्ली मेटामॉर्फोसिस या प्री मेटामॉर्फोसिस में ही स्टार्ट हो जाती है, बट टेल का रिजॉर्प्शन जो है वो सबसे लास्ट में कंप्लीट होता है, क्योंकि जो फ्रॉग है उसको भी पता है कि बिना टेल और बिना लिम्ब के वो क्या करेगा। तो पहले वो लिम्ब को डेवलप करेगा, उसके बाद वो टेल को डिजनरेट करेगा। मेटामॉर्फोसिस के केस जब मेटामॉर्फिक क्लाइमैक्स पे होती है तो एक और इवेंट यहाँ पे होता है, वो होता है यहाँ पे रेटिना का डेवलप होना और आई की डेवलपमेंट। क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन है वो वेंट्रल रेटिनल जो सेल्स होती हैं उनको इंड्यूस करता है, उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि वो एक्सप्रेस करें एफ्रिन बी। और मैंने पहले ही बात की कि जो एफ्रिन बी होता है उसका काम ये होता है कि वो इप्सिलेटरल डेवलपमेंट करे और प्रोजेक्शन करवाए न्यूरॉन्स का, ताकि जो राइट आई है वो राइट में ही डेवलप हो। ठीक है। और जो डोर्सल यहाँ पे रेटिना होती हैं वो थायराइड हार्मोन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो नहीं करती, T3 के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो नहीं करती, और ना ही वो नई न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन करती हैं। ये जो डोर्सल रेटिना होती हैं ये एक्सप्रेस करती हैं डी आयोडीनेज 3 को, और हमें पता है डी आयोडीनेज 3 क्या करता है, T3 को कन्वर्ट कर देता है T2 में, और T2 क्या होता है, इनएक्टिव होता है, जो बाद में टायरोसिन की फॉर्मेशन करता है और फीडबैक लूप को जनरेट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर डी आयोडीनेज 3 एक्टिवेट होगा वेंट्रल रेटिना में, अगर वो वेंट्रल रेटिना अगर यहाँ पे जो हमारा डी आयोडीनेज 3 है जो क्या करता है, T2 फॉर्म करता है, अगर वो एक्टिवेट हो जाए वेंट्रल रेटिना में तो क्या होगा, ना तो न्यूरॉन फॉर्म होंगी, ना वो प्रोलिफरेट होंगी, ना ही क्या होगी, इप्सी लेटरल जो एक्सोन है वो भी नहीं फॉर्म होंगे और इप्सिलेटरल प्रोजेक्शन भी नहीं होगा। तो जब क्लाइमैक्स होता है मेटामॉर्फोसिस का उस टाइम पे जो डी आयोडीनोज जो सेकंड है वो बस उन्हीं सेल्स में दिखता है एंटीरियर पिट्यूटरी की जिनको थायरोट्रोपिन हार्मोन सिक्रेट करना है, मींस जिनको थायराइड हार्मोन का एक्सप्रेशन करवाना होता है ताकि T4 से T3 एक्टिवेट हो जाए और वो कुछ जीन को एक्टिवेट करे। बट जैसे ही हमारी वेंट्रल और डोर्सल जो सेल्स होती हैं वहाँ पे हमारा एक्टिवेट होता है वो होता है डी आयोडीनेज 3, जिसकी वजह से हमारा इनएक्टिव T2 फॉर्म होता है और डिग्रेडेशन हो जाती है थायराइड हार्मोन की और पॉजिटिव फीडबैक लूप स्टार्ट हो जाता है। मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स पे क्या होता है, जो लार्वा की स्किन होती है उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वो एपोप्टोसिस कर ले, सेल डेथ कर ले, और टैडपोल का जो हेड होता है, बॉडी होती है, वो भी नए एपिडर्मिस को जनरेट करने के कैपेबल हो जाती है और नई एपिथेलियल स्टेम सेल्स के थ्रू वो एपिडर्मिस डर्मिस की फॉर्मेशन करती है, म्यूकोसल सेल्स की फॉर्मेशन करती है। और जो टेल एपिडर्मिस होती है टैडपोल के अंदर उसमें स्टेम सेल्स अब्सेंट होती हैं, प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से वो डीजनरेट हो जाती है और नई स्किन की फॉर्मेशन करती है और लिम्स की डेवलपमेंट वहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है रीजनल स्पेसिफिक डेवलपमेंट। कैसे होती है ये होती है रेगुलेशन के थ्रू। किसकी रेगुलेशन, T3 की रेगुलेशन जो ट्राई आइडोथायरोनिन है, और थायराइड हार्मोन रिसेप्टर की रेगुलेशन पर्टिकुलर सेल्स में। जो डिफरेंट रीजन होते हैं टैडपोल की बॉडी के वो थायराइड हार्मोन के अगेंस्ट डिफरेंट टाइम पे और डिफरेंट वे में रिस्पॉन्ड करते हैं, और जो ये रिस्पॉन्स होता है ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे प्रोलिफरेशन, कुछ सेल्स होती हैं जो प्रोलिफरेशन शो करती हैं, कुछ सेल्स होती हैं जो एपोप्टोसिस शो करती हैं, कुछ सेल्स होती हैं जो डिफ्रेंशिएट होती हैं थायराइड हार्मोन के रिस्पॉन्स में, कुछ सेल्स होती हैं जो माइग्रेशन शो करती हैं। तो जो थायराइड हार्मोन है वो इंस्ट्रक्ट करता है लिम्ब बर्ड की मसल्स को कि वो ग्रो कर पाएं, क्योंकि अगर यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन नहीं प्रेजेंट होगा तो लिम्ब बर्ड मसल्स जो है वो डेड हो जाएंगी। ठीक है। तो जब क्लाइमेक्स पे होती है मेटामॉर्फोसिस तो उस टाइम पे हेड होता है फॉर्म, एपिथेलियल स्टेम सेल्स जो है वो नई एपिडर्मिस को जनरेट करती हैं, और जो हमारा टेल वाला रीजन होता है वो डिजनरेट हो जाता है।
तो जो ये रीजनल स्पेसिफिकेशन होती है, ऑर्गन स्पेसिफिक जो रिस्पॉन्स होता है थायराइड हार्मोन के अगेंस्ट, वो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, जो टेल टिप है उसको ट्रांसप्लांट किया गया था। टेल की जो टिप है उसको कहाँ पे ट्रांसप्लांट किया गया, ट्रंक रीजन में, उसको ट्रंक रीजन में ट्रांसप्लांट किया गया। और जो आई कप था उसको टेल रीजन में यहाँ पे ट्रांसफर किया गया। आई कप को टेल रीजन में यहाँ पे ट्रांसफर किया गया, ठीक है। तो क्या हुआ, जो टेल टिप का जो टिश्यू था जो ट्रंक में प्लेस किया गया था वो डिजनरेट नहीं हुआ, सॉरी वो डिजनरेट हो गया। वो मतलब इतनी कैपेबिलिटी नहीं रख पाया कि वो डिजनरेशन से बच सके, वो डिजनरेट हो गया। बट जो आई कप था उसको उसकी इंटीग्रेटेड टेल में प्रेजेंट रही, मतलब कि जो आई कप था वो नॉर्मली डेवलप हो पाया टेल के अंदर, जबकि हमें पता है कि टेल तो डिजनरेट हो जाती है। पर जब टेल के टिश्यू को ट्रंक में ट्रांसफ़र किया गया तो वो तो डिजनरेट हो गया। उसने तो अब जो उसका रोल था या जो उसका फंक्शन था, जो उसका फेथ था, वो उसने फॉलो किया कि उसको डिजनरेट होना था तो वो डिजनरेट हो जाता है ट्रंक में। बट आई कप को फुल्ली डेवलप होना था, नॉर्मली डेवलप होना था, तो वो टेल रीजन में भी आई क्या होती है, डेवलप हो जाती है, अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखती है, ठीक है। थस जो वे है कि एक टिश्यू रिस्पोंड करता है जिस वे से थायराइड हार्मोन के अगेंस्ट, वो इनहेरिटेड होता है उस टिश्यू में के अंदर ही, ना कि ये जो रिस्पॉन्स है ये डिपेंड नहीं होता लार्वा कैसे डेवलप कर रहा है, किस इन्वायरमेंट में डेवलप कर रहा है, बल्कि ये इनहेरिटेड होता है, ठीक है। तो जो टेल टिप है वो रिग्रेस हो जाती है जब ट्रांसप्लांट की जाती है ट्रंक में, और आई कप है वो इंटैक्ट होता है जब उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है रिग्रेसिंग टेल में, मतलब जो टेल डिजनरेट हो रही है उसमें भी आई कप फुली डेवलप कर पाता है। सो guys, this was all about the metamorphosis of amphibians. If you do like my video, then please thumbs up, support me and subscribe my channel, and if you have any query then please write in the comment box given below. Thank you so much for watching my videos.